हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास एसएसटी सीटेट पेपर 2 के लिए है और इस वीडियो में सोशल साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा। और देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो ये है 7 फरवरी 2026 के, यानी जो 7 फरवरी 2026 को पेपर हुआ था सारे क्वेश्चन उसी पेपर से हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए आइए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है 29 दिन। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है 28 दिन। ऑप्शन नंबर थर्ड है 27 दिन तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है 30 दिन। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 27 दिन। अब देखिएगा यहाँ पे कि चंद्रमा की कक्षीय अवधि, जिसको हम नक्षत्र मास कहते हैं, जो कि 27.3 दिन का होता है और यह तारों के सापेक्ष मापी गई अवधि है। और देखिएगा यहाँ पे कि यही चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने का वास्तविक समय है। और ध्यान रखें कि चंद्रमा के एक ही चरण, जैसे कि अमावस्या से अमावस्या पर लौटने में लगभग 29.5 दिन लगते हैं। किसमें? तो चंद्रमा को अमावस्या से अमावस्या तक लौटने में कितने समय लगते हैं? 29.5 दिन लगते हैं। और इसे ही हम युतिमास कहते हैं। इसे हम कहते हैं युतिमास। और यह अंतर पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 27 दिन। प्रश्न में पूछा गया है कि एक चक्कर जो कि कक्षीय गति है, ना कि चरणों का चक्र, अतः सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कहा जा रहा है इसमें कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। तो कॉलम ए में पहला वाला है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा के सामने कॉलम बी दिया गया है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि कर्क रेखा जो है तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद देखिएगा सेकेंड वाला मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। उत्तर ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त तो विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर वृत्त। देखिए, कर्क रेखा जो है तो ये पहला वाला ऑप्शन देखिए दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। कर्क रेखा कहाँ है? कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और मकर रेखा, तो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी ध्रुव वृत्त तो ये 66.5 डिग्री उत्तर में है। उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है तो ये कहाँ है? 66.5 डिग्री उत्तर में। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है तो ये 66.5 डिग्री दक्षिण में है। तो देखिएगा यहाँ पे ए का जो है दूसरा हो जाएगा, बी का पहला, सी का चौथा तथा डी का तीसरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। चलिए आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। अब बताइएगा कि कौन सा एक सही जो है नहीं है, किसके संबंध में? तो पृथ्वी के संबंध में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आकार में पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो बिल्कुल सही बात है, आकार में जो है तो पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के अनुसार तो तीसरा ग्रह है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन देखिए कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के आकार को भूआब कहते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। तो ये सही नहीं है।
पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन नहीं बल्कि परिक्रमण कहा जाता है। घूर्णन और परिक्रमण में अंतर समझिए। घूर्णन का अर्थ है अपनी धुरी पर घूमना, जबकि परिक्रमण का अर्थ है सूर्य के चारों ओर घूमना। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे परिक्रमण होता तो सही होता, तो आपसे गलत पूछा जा रहा है, तो गलत के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये सही होगा। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों कथनों को पढ़िए। कथन ए, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। उसके बाद देखिए कथन बी है, क्योंकि इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। तो देखिए स्थानीय समय क्या होता है, तो स्थानीय समय सूर्य की स्थिति पर आधारित होता है। जब सूर्य आकाश में सबसे ऊंचा होता है तब दोपहर होती है और घड़ी में 12 बजते हैं। कथन ए कहा जा रहा है कि सूर्य जब अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसे सौर दोपहर कहते हैं। पहले लोग अपनी घड़ियां इसी समय यानी 12 बजे सेट करते थे, तो यह सही है, क्योंकि इस तरह घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय कहलाता है और स्थानीय समय देशांतर के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पे आपका कथन बी भी सही है। तो आइए 4 विकल्प देखते हैं। पहले में कहा जा रहा है कि ए तथा बी गलत है, ए सही है बी गलत है, ए गलत है बी सही है, या दोनों यानी कि ए तथा बी दोनों सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि ए तथा बी दोनों सही है। चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पारितंत्र का निर्माण होता है। तो पारितंत्र का निर्माण किससे होता है? सभी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं मानवों द्वारा, या जीव जंतुओं एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के परस्पर संबंधों द्वारा, या वायुमंडल एवं जलमंडल के द्वारा, या ऑप्शन नंबर 4 है स्थल मंडल और जैवमंडल के द्वारा। तो देखिए पारितंत्र का निर्माण आपसे पूछा जा रहा है। तो पारितंत्र का निर्माण जो होता है वो होता है जीव जंतुओं एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के परस्पर संबंधों द्वारा। इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए पारितंत्र में जैविक जैसे कि पेड़ पौधे जीव जंतु और अजैविक में मिट्टी पानी हवा दोनों घटक शामिल होते हैं, और ये घटक आपस में क्रिया करके ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र को संचालित करते हैं। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। कथन ए है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है, क्योंकि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। अब सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है ए और बी दोनों सत्य हैं लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं करता, या फिर ए सत्य है लेकिन बी असत्य है, या ए असत्य है लेकिन बी सत्य है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि ए और बी दोनों सत्य हैं और बी ए की व्याख्या करता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि दोनों कथन सत्य हैं लेकिन बी ए की व्याख्या नहीं हो रहा है। मानव पर्यावरण परस्पर क्रिया का वर्णन करता है जबकि संतुलन की आवश्यकता बताता है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कथन ए। तो कथन ए है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ क्रिया करता है और उसे अपनी आवश्यकता अनुसार बदलता है, और यह सत्य है। मानव संसाधनों का उपयोग करके कृषि निर्माण शहरीकरण आदि करता है। और कथन बी में है कि प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन आवश्यक है, यह भी सत्य है। असंतुलन से पर्यावरणीय समस्याएं, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई होती है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए और बी दोनों सत्य हैं लेकिन बी ए की व्याख्या नहीं करता है।
आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही है, क्यों? तो ऐसा क्यों है कि भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गोम्पा दर्शन के कारण, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर के कारण, उत्सवों एवं अनुष्ठानों को देखना तथा यह सपाट मैदानी क्षेत्र है। ये दिए गए हैं 4 ऑप्शन। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला है BCD सही है, ABD सही है, या ABC सही है, या ऑप्शन नंबर 4 है ACD सही है। तो देखिए लद्दाख में पर्यटन मुख्य क्रियाकलाप है, क्योंकि यहाँ के प्रमुख आकर्षण गोम्पा मठ, जिसको हम कहते हैं मठ, प्राकृतिक स्थल है और सांस्कृतिक उत्सव जैसे पर्यटकों को लुभाते हैं, जबकि यह समतल मैदानी क्षेत्र नहीं है। समतल मैदानी क्षेत्र जो है तो ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। बाकी A, B और C, तो A, B और C आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं A, B, C और किस ऑप्शन में है। तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर C में है। सो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करते हैं। इसमें देखिएगा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। अब दूसरी गैस पूछ लिया गया है, ना कि पहली गैस। आप जल्दी जल्दी में नाइट्रोजन लगा के चले आइए। तो देखिएगा यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर थर्ड है हाइड्रोजन तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है नाइट्रोजन। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वायुमंडल में गैसों की प्रतिशत मात्रा का क्रम नाइट्रोजन सबसे अधिक है, फिर ऑक्सीजन है। तो आपसे दूसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है, तो दूसरी के लिए आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिएगा कि नाइट्रोजन वायु का लगभग 78% भाग बनाती है। कितना? तो 78% भाग में नाइट्रोजन है और 21% भाग में ऑक्सीजन है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है वायु में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑक्सीजन गैस है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसमें देखिएगा 4 कथन दिए गए हैं। पहला है उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है। बी है वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। उसके बाद सी है निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है। तथा डी है कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अब यहाँ पे देखिएगा 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहले वाले विकल्प में है ABD सही है, ACD सही है, या BCD सही है, या ABC सही है। तो ए वाला कथन पहले देखिएगा यहाँ पे कि उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है। तो उच्च दाब जो है साफ आकाश से जुड़ा है और यह सही है, क्योंकि उच्च दाब क्षेत्र जो है तो उच्च दाब क्षेत्रों में हवा नीचे गिरती है, जिससे बादल नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे आपका ए वाला सही होगा। उसके बाद बी देखिए कि वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो वायु दाब तापमान से प्रभावित नहीं होता, यह गलत है। गर्म हवा हल्की होती है, जिससे दाब कम होता है, और ठंडी हवा भारी होती है, जिससे दाब अधिक होता है। अब यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सी वाले में कहा जा रहा है कि निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि निम्न दाब बादलों वाले आकाश और नम मौसम से जुड़ा होता है, और यह कथन सही है, क्योंकि निम्न दाब में हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है और बादल व वर्षा बनाती है। उसके बाद डी देखिए, तो डी में है कि हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, और यह सही है, और यह पवनों का मूल कारण है। इसलिए यहाँ पे आपका जो है ए, सी और डी सही हो जाएगा। बी जो है तो ये गलत हो जाएगा। तो जिस जिस ऑप्शन में बी है उसको आप हटा दीजिए, आपको ऑप्शन जो है सही आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो देखिए पहले में बी है तो ये भी गलत है,
इसमें भी है, ये भी गलत है। और देखिए फोर्थ वाले ऑप्शन में भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, सी और डी सही हो जाएगा। आइए चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसमें कहा जा रहा है कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। कथन ए है अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है, क्योंकि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। अब देखिए यहाँ पे जलमार्ग जो है तो प्राचीन काल से परिवहन के लिए उपयोग होते आए हैं और लंबी दूरी के एवं भारी सामान ढोने की सबसे सस्ता साधन है। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि मिस्र नील नदी, भारत गंगा और चीन यांगत्जी नदी और समुद्रों का उपयोग व्यापार व संचार के लिए किया। उसके बाद समुद्री मार्गों ने महाद्वीपों को जोड़ा और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया। अब बी में देखिएगा कहा जा रहा है कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। तो बी भी सही है, क्योंकि जलमार्गों की परिचालन लागत कम होती है और वहन क्षमता अधिक होती है और बुनियादी ढांचा प्राकृतिक या न्यूनतम होता है। कोयला, अनाज, लौह अयस्क जैसे भारी माल को लंबी दूरी तक ले जाने में सड़क या रेल से सस्ता पड़ता है। विश्व व्यापार का लगभग 90%, कितना 90% भाग समुद्री मार्गों से होता है, जो इसकी आर्थिकता को दर्शाता है। इसलिए यहाँ पे आपका देखिएगा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो देखिए पहले में तो नहीं दिया गया है, पहले में तो कहा गया है गलत है, इसमें भी गलत है, उसके बाद इसमें भी देखिए गलत है कहा गया है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ए और बी दोनों सही हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं, ये है ऑप्शन नंबर फोर्थ में। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ।